हेलो गाइस, वेलकम टू द डी यू केमिस्ट्री। मैं शुभम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएमआर, ठीक है। तो यूवी हमने कर लिया है, अब हम एनएमआर स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनएमआर का जो स्टार्टिंग है वो है बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये सब आपका क्या कहते हैं सिलेबस है सेमेस्टर 6 का। ये आपको फिर से बता देता हूँ, ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक केमिस्ट्री का सिलेबस निकाला है। बाकी आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब मेरे कहने का सारी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये चीज़ें जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप एएमयू में पढ़ रहे हो, जेएनयू में पढ़ रहे हो, बीएचयू में पढ़ रहे हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो फिर वहाँ पे यूज नहीं है। सबका वही यूज है, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं, क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, हाँ, ठीक है। तो जो हमारा ये है वो है बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो एनएमआर का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा बट फिर भी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब मैं कुछ चीज़ें इसके नाम से ही क्लियर करवा देता हूँ आपके, ठीक है। आधा कॉन्सेप्ट तो इसका नाम पे ही आपके क्लियर हो जाएगा, नाम से ही। देखिए न्यूक्लियर मतलब सीधी सी बात है, इसमें न्यूक्लियस पर वर्क होगा। जो हमारे मॉलिक्यूल्स के एटम्स की न्यूक्लियस होती है, वहाँ की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो हमारा यहाँ पे एनएमआर में सिर्फ काम किसका है, न्यूक्लियस का काम है, ठीक है। इसका काम है हमारा, तो हम न्यूक्लियस पर वर्क करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें मैग्नेटिक वर्ड जो यूज़ हो रहा है, मैग्नेटिक मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छा खासा रोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट्स का, ठीक है, ठीक है। थर्ड जो वर्ड है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, एनर्जी का एक प्रकार से ट्रांसफ़र होना। मतलब जैसे ये है ना कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस इसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार से रेजोनेंस इसको भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग हो जाएगी एनर्जी की, एनर्जी स्प्लिटिंग हो जाए और टू सेपरेट स्टेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म हो जाए तो उसको भी हम यही बोलते हैं कि ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली चीज़ें तो आपको नाम से क्लियर हो गई होंगी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम आगे करने क्या वाले हैं। न्यूक्लियस का इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक वेव्स का इसमें इंट्रोडक्शन होगा, रेजोनेंस होगा, एनर्जीज का एक स्प्लिटिंग होगी एक प्रकार से, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें होने वाली है। ये मैंने आपको नाम से क्लियर करवा दिया कि एनएमआर जो हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें आपको नाम से ही क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। कुछ इसके बेनिफिट पहले समझ लेते हैं, क्यों हम एनएमआर पढ़ते हैं। क्योंकि अदर भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं हमारे पास, आईआर है, यूवी है, और भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, और भी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। हम एनएमआर को ही क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह जब आप पढ़ोगे इन फ्यूचर एमएससी वगैरह में, मास्टर्स कोर्स में, तो उसमें पता चलेगा आपको कि उसमें जो हम सैंपल का मास लेते हैं वो इन्वेजिव मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि आप अगर सैंपल आपने मशीन पे रखा और कुछ टाइम बाद वो सैंपल ख़त्म हो जाएगा, वो वेपराइज होकर हमको वापस वो सैंपल नहीं मिलेगा। तो एनएमआर में एक अच्छी बात ये होती है कि हम जो सैंपल यूज़ करते हैं वो हमको एज इट इज़ वापस मिल जाता है, ख़त्म नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। हमको जो हम सैंपल रखते हैं हमको वो वापस सैंपल मिल जाता है। सिर्फ हमारा जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है वो एज ए सैंपल को मतलब स्टडी करता है, बाकी हमको सैंपल रिटर्न कर देता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये है कि हम मॉलिक्यूल्स के हर एटम्स के बारे में हम एनएमआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से सब सारे एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि अदर कोई भी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है जिससे कि हम सारे एटम्स के बारे में सारा एड्रेस निकाल पाएँ, ठीक है। तो इसलिए भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो है कि आप इसे डिफरेंट कंडीशंस पे एनएमआर रन करा सकते हो। मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जो हॉट टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सिस्टम वो सैंपल स्टेबल है। उस 100 जो मॉलिक्यूल जो एटम जिसका हमको स्पेक्ट्रा लेना है, एनएमआर लेना है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल है।
तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका NMR रन होना चाहिए ना, तब तो स्टेबल रहेगा। अगर आप नॉर्मल स्पेक्ट्रा जो है, आपका जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर है वो 25 डिग्री पर आपका वर्क करता है, तो वो उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। बट NMR में ऐसा है कि आप टेम्परेचर वेरिएशन करके भी निकाल सकते हैं, मतलब 100 डिग्री वाले को भी हम 100 डिग्री टेम्परेचर करके NMR का हम उसका भी सैंपल का NMR स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। और सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि और कई सारी कंडीशन लाइक pH, सॉल्वेंट, प्रेशर, ये सारी चीज़ों को भी वेरिएशन करके हम उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि इसमें हम सॉलिड्स को भी स्टडी कर सकते हैं एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस। मतलब हमारा सैंपल जो है तो वो सॉलिड भी हो सकता है तो उसका भी हम NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड का भी NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हैं, और गैस है उसका भी स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है तो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स का जो डायनेमिक्स, मतलब मोशन जो होता है, मोशन, जब आप नॉर्मल जो गैस आप पढ़ते हो ना, जब एक कंटेनर में नॉर्मल एक गैस आप भर दिए हो तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में मोशन करते हैं, है ना, तो उस मोशन को स्टडी किया जाता है और उस मोशन को और भी कई तरीक़ों से स्टडी किया जाता है। एक ये मेथड भी होता है कि आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी इसको स्टडी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ठीक है, प्रिसाइज रिजल्ट देती है। ठीक है, प्रिसाइज रिजल्ट देती है, तो उन मोशंस को भी आप स्टडी कर सकते हो। तो उन मोशंस को स्टडी करने के लिए, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स के मोशन को स्टडी करने के लिए, या तो गैस लो या तो फिर लिक्विड लो, क्योंकि सॉलिड्स में जो होता है मोशन फ्रीज हो जाता है ना, सॉलिड्स में जो है तो मोशन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड लैटिस बन जाती है, आपका मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वो वाइब्रेट या फिर मोशन नहीं कर पाते हैं। लिक्विड्स में ये थोड़ा सा अलग होता है, गैस में कम्प्लीटली अलग होता है। तो हम डायनेमिक्स को भी स्टडी करते हैं NMR के थ्रू, और डायनेमिक्स स्टडी सिर्फ हो सकता है लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट्स में। ठीक है, एक और टर्म आपको बता देता हूँ, शायद पता हो या ना हो, न्यूक्लियॉन्स हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो हम बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। मतलब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियॉन्स समझ में आ गया ना, बस ये एक बेसिक टर्म था, क्योंकि बीच में हम कई जगहों पर हम न्यूक्लियॉन्स का वर्ड यूज़ करेंगे, तब वहाँ आपको अगर डाउट आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने इसकी स्टार्टिंग में ही क्लियर करा दिया। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए, हम प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली प्रिंसिपल स्टडी करने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक बात आप समझिए, आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, प्लस हाफ होता है माइनस हाफ होता है, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मूव करेगा। जितना प्लस में जाएगा उतना, जितना क्लॉकवाइज मूव करेगा उतना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी स्पिन करते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, या फिर न्यूक्लियॉन्स भी हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो स्पिन करते हैं, या फिर हम कहें हमारी जो न्यूक्लियस है वो स्पिन करती है। स्पिन मतलब स्पिन या तो ऐसा मूव करेगी या तो ऐसा मूव करेगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात, NMR स्पेक्ट्रा उसी का रिकॉर्ड हो सकता है जिसका नेट स्पिन, देखिए हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक फिक्स स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, और जो पूरे न्यूक्लियस का जो आपका स्पिन होगा वो अगर ज़ीरो है, नेट स्पिन, हम क्या बात कर रहे हैं, नेट स्पिन अगर ज़ीरो है, मतलब पूरे न्यूक्लियस का स्पिन ज़ीरो है, तो NMR शो नहीं करेगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं NMR इनएक्टिव। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्योंकि नेट स्पिन ज़ीरो है। NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए हमें एटलीस्ट नेट स्पिन ज़ीरो नहीं चाहिए। ये
कुछ प्लस हाफ के मल्टीपल्स में हो सकता है, 1 के मल्टीपल्स में हो सकता है। मतलब नॉन ज़ीरो स्पिन ही, नेट नॉन ज़ीरो स्पिन ही NMR स्पेक्ट्रा देगा, NMR स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रा कौन देगा? जिसका नेट स्पिन ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं किसका ज़ीरो होता है, किसका नहीं होता। देखिए, एस्टिमेटिंग द न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियस का स्पिन हम एस्टिमेट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इवन या एटॉमिक नंबर ऑड। तो एटॉमिक मास जिसका इवन होगा, मतलब 14 हो गया, 16 हो गया, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और जिनका एटॉमिक नंबर अगर इवन है, एटॉमिक नंबर अगर इवन है, मतलब जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, एटॉमिक नंबर इवन है और अगर मास नंबर भी इवन है, इवन इवन एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर इवन है तो ये NMR इनएक्टिव होगा। क्यों NMR इनएक्टिव होगा? क्योंकि इसका जो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन, वो ज़ीरो होगा, न्यूक्लियर स्पिन इसका ज़ीरो होगा, इसलिए ये NMR इनएक्टिव होगा। मतलब आपको सिर्फ काम की बात इतनी है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर दोनों इवन हैं तो इनएक्टिव। ठीक है, बेसिक सी बात है। और अगर एक इवन है, एक ऑड है या दोनों ऑड हैं तो वो NMR एक्टिव, NMR एक्टिव। एक इवन है मतलब या तो मास इवन है, मास और एक मिनट, मास या फिर नंबर, एटॉमिक नंबर अगर इवन है, या फिर एक इवन है या एक ऑड है। ठीक है, दोनों इवन है तो इनएक्टिव है, एक इवन या एक ऑड है तो एक्टिव है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किस में 1 होगा, किस में आपका हाफ होगा या हाफ के मल्टीपल्स होंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए जिसका एटॉमिक मास ऑड होगा और एटॉमिक नंबर इवन होगा तो वो हाफ या 5/2, जैसे कि कार्बन 13 और ऑक्सीजन का 17। कार्बन 13 आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 जैसे नॉर्मल होता है ना, ये इनएक्टिव है। कार्बन 12 इनएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, मतलब इवन इवन है, इवन प्लस इवन, तो ये इनएक्टिव है। बट ये जो कार्बन 13 है, कार्बन 13 एक्टिव होगा, NMR एक्टिव होगा। ठीक है, और NMR एक्टिव होगा क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास ऑड है, एटॉमिक नंबर भले ही इवन है। तो मैंने क्या बताया, एक ऑड हो या एक इवन हो तो दोनों या फिर वाइसा वर्सा आपका NMR एक्टिव होगा। ठीक है, और इसका जो स्पिन होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, और ये एक 17 ऑक्सीजन वाला जो आइसोटोप होता है, ये इसका, ये भी NMR एक्टिव है और इसका स्पिन होता है 5/2। ठीक है, ये इतना रटने का काम नहीं है क्योंकि हम इतना एक्सटेंसिव पढ़ने नहीं वाले हैं। आप बस ये याद रखिए कौन NMR एक्टिव है, कौन NMR इनएक्टिव है। तो ये जो आपका कार्बन 13 है, ये आपका, एक इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ क्योंकि ये आप आगे चल के पढ़ने जाओगे। ये आपका 1% से भी कम होता है, पॉइंट कुछ परसेंट होता है, 0.1% इन एबंडेंस, एबंडेंस इसकी 0.1% होती है। और जो आपका कार्बन 12 है, ये 99.9% आपका एबंडेंस है, एबंडेंट है, मतलब नेचर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नेचर में कार्बन 12 पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन 12 पाया जाता है, और सबसे कम इसके कंपेयर में, क्योंकि 0.1 0.2 के कंपेयर में आपका कार्बन 13 पाया जाता है। तो जब हम NMR स्पेक्ट्रा रन कराते हैं, कार्बन 13 ही एक्टिव है तो कार्बन 13 ही NMR का स्पेक्ट्रा शो करेगा, तो बहुत ही हल्की पीक मिलती है, बहुत ही लाइट पीक मिलती है। ठीक है, वो रीज़न, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों इतनी लाइट पीक मिलती है, क्यों वेरी लेस इंटेंस सिग्नल आता है।
वेरी लेस इंटेंस सिग्नल आता है, वो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि इसकी एबंडेंस बहुत कम है, एबंडेंस बहुत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये देखिए हो गया। अब एक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि एनएमआर का एप्लीकेशन कितना ज़्यादा है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। मान लीजिए अगर आप एनएमआर अच्छे से सीख लिए हैं, एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है। कुछ मैं आपको मेजर आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो ये है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, बहुत ही अलग, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से नहीं कर सकते, सिर्फ यही हमको वो रिजल्ट देती है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है और इसका यूज़ समझिए। देखिए हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में सीड्स के आपका जितनी भी रिसर्च होती है उनमें सब में एनएमआर स्पेक्ट्रा, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में जाते हैं और एनएमआर वगैरह, आईआर वगैरह, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की स्टडी करके इनमें अगर आप कुछ सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो आपको इन जैसे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पर इन सीड्स वगैरह की एग्रीकल्चर की स्टडी की जाती है वहाँ आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा। ठीक है, मेडिसिन में आपका बहुत यूज़ है। ठीक है, मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक मैं आपको बता दूँ, मेडिसिनल में ही एक बहुत ही बड़ा फील्ड होता है एमआरआई इमेजिंग का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये पूरी मेडिसिन में डायग्नोसिस में एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। पूरे मॉलिक्यूल्स का, हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, हर एक ऑर्गन का एक कोर तक का एक एक एटम का हमको ये इमेज ला कर दे देता है। तो सोचो कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी वाइड इसके एप्लीकेशंस आर देयर, है ना। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मेडिसिनल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, हॉस्पिटल्स या मेडिसिन में यही बता दिया। फंक्शनल इमेजिंग, एयरपोर्ट डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एयरपोर्ट में एक्सप्लोजिव है या नहीं है, एनएमआर के थ्रू भी स्टडी किया जा सकता है। इतना मुझे इन फील्ड्स के बारे में डाइवर्स आई डोंट हैव अ नॉलेज, बट आप इन फील्ड्स के बारे में आप सर्च करके एनएमआर के बारे में पढ़ सकते हो कि आप कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन लगा सकते हो। ये देखिए वेल लॉगिंग में, इन विवो स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर माइक्रोस्कोपी, फूड टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत यूज़ है। मटेरियल साइंस में, जिसमें सॉलिड फ्रेम इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करते हो इन लैब्स में, ये सारी चीज़ें आप मास्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ भी इसका बहुत ही यूज़ है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, प्रोटीन्स, पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक हाइड्रोजन का आप स्ट्रक्चर इलुसिडेट, मतलब स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो विद बाई यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। हर जगह कोई भी नया कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर रहे हो, आपका कंपाउंड सही बना है या नहीं बना, आपको एनएमआर बताएगा। फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत यूज़ है, फिजिक्स में एज वेल एज सॉइल साइंस में। इनफैक्ट फिजिक्स में ही 1952 में फिजिशियन ने ही एनएमआर को डिस्कवर किया था, जिसे सबसे पहले नोबेल प्राइज 1952 में दिया गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ फील्ड्स मैंने बता दिए, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जिसमें से इसकी तरफ आए। ठीक है, बाकी आप देखिए आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे इसका प्रिंसिपल, बेसिकली हम थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। ठीक है, हम नॉर्मली सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे 1 हाइड्रोजन, हम बेसिकली हम 1H एनएमआर या फिर P एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर पढ़ेंगे। P एनएमआर क्यों बोलते हैं? P मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों? क्योंकि 1H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और नॉर्मली जो बॉन्डेड होता है तो ये अपना हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये बेसिकली H+ के फॉर्म पे ही रहता है, तो इसलिए इसकी स्टडी करी जाएगी, इसलिए हम बोल देते हैं P एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए आप कि न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया स्पिन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स का स्पिन होता है। न्यूक्लियॉन्स की वजह से अगर नेट स्पिन अगर आपका कुछ बच रहा है, जीरो नहीं है नेट स्पिन, तो आपका एनएमआर एक्टिव होगा। ठीक है, अब एक बात आप ये समझिए कि कोई भी
कोई भी अगर चार्ज न्यूक्लियस में, आपको पता है प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो स्पिनिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे, स्पिनिंग न्यूक्लियस। स्पिनिंग न्यूक्लियस आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, स्पिनिंग न्यूक्लियस आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैंने क्या कहा, स्पिन कर रही है हमारी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमारा चार्ज जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रही है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करता है, मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगी। हमारा यहाँ पर सिर्फ कम मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि सारा कुछ जो इफेक्ट होगा, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके ही होंगी। ठीक है, तो हमारी जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रही है, स्पिन करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को हम नापते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से, तो हम इसलिए बोल देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट जो आपकी न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से हो जनरेट हो रहा है, एंड दैट इज द गामा आई। गामा क्या है, गामा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रेशियो होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो या फिर इसी को हम मैग्नेटोजायरिक रेशियो भी बोलते हैं, मैग्नेटोजायरिक रेशियो, ये नोट कर लीजिएगा, गायरोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटोजायरिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आई आपके स्पिन स्टेट्स होती हैं, आई आपकी न्यूक्लियर की स्पिन स्टेट्स होती हैं, या फिर हम इसी आई को बोलते हैं न्यूक्लियर का स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, सॉरी न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। अभी बेसिकली आप ये समझिए, जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और उसको नापते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से, जो कि इसके बराबर इक्वल है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। गामा एज ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो एज वेल एज आई, जो आपका न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दोनों फिक्स होते हैं फॉर मतलब अलग अलग न्यूक्लियस के लिए इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है। मतलब एक न्यूक्लियस के लिए ये फिक्स होते हैं, मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1H की जो न्यूक्लियस होगी इसकी अलग एक फिक्स वैल्यू होगी, और वही कार्बन 13 की जब बात करेंगे तो उसकी न्यूक्लियस की वैल्यू अलग होगी। तो फिक्स फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए, ये आपका मैटर है, समझिएगा बात को। मैटर का, आप मैटर से आपने एक मॉलिक्यूल निकाला, मॉलिक्यूल से आपने एक एटम निकाला, मान लीजिए वो एटम हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में ये है आपकी ये जो ये है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अराउंड द न्यूक्लियस, इसी को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। एंड एट द सेंटर ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, हम न्यूक्लियस को हमने अलग कर लिया, ये है हमारी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, बेसिकली कंपाइल फॉर्म में बोलें तो न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एक हमारा कुछ प्रोटॉन अपनी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, न्यूट्रॉन अपने डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो अब बोथ है बस चार्जेस, तो चार्ज स्पिन कर रहे हैं, और हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और सिंस हम एनएमआर हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब पूरे न्यूक्लियस में कुछ नेट स्पिन हो, तो हम पूरे न्यूक्लियस को लेकर चल रहे हैं। पूरे न्यूक्लियस का जो स्पिन होगा वो अगर प्लस में कुछ है, मतलब कुछ वैल्यूज रखता है, तो एनएमआर आएगा। और पूरी न्यूक्लियस का अगर हम स्पिन स्टडी करें, नेट जो है तो न्यूक्लियस स्पिन करेगा, और उसी की हम अब एनर्जी को बारे में समझते हैं, एनर्जी उसकी कैसे क्या होगी। तो देखिए, ये देखिए, ये आपका नॉर्मली आपका एक न्यूक्लियस मान लीजिए, आप इसे न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है। ठीक है,
न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है। A spinning charge creates a magnetic moment, so the nuclei can be thought of a tiny magnets. हमने अभी बात करी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? आपके स्पिनिंग चार्ज। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और हर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला हम उसे मैग्नेट बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट्स ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इजंट इट? मैग्नेट्स तो जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेट हम उसे बोल सकते हैं टाइनी मैग्नेट्स, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज होता है न्यूक्लियस का, तो हम इसे टाइनी मैग्नेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपके टाइनी मैग्नेट्स, मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। मतलब मान लीजिए एग्जांपल आप वाटर है, वाटर में हर वाटर के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन्स हैं, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम सिर्फ इन हाइड्रोजन्स को हम काउंट कर रहे हैं, इन हाइड्रोजन्स की एक एक न्यूक्लियाई हैं, एक 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 ये 4 हाइड्रोजन्स हमने लिया हुआ है। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सारे पानी के मॉलिक्यूल्स के हम हाइड्रोजन्स हम ले रहे हैं। तो उनमें से हमने 4 को यहाँ पर देखा। तो ये अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, अपनी अपनी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये जैसे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब आप NMR स्पेक्ट्रोमीटर देखोगे तो उसमें बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और उसमें फिर उन्हीं मैग्नेट्स का यूज़ करके हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो अभी तक तो हमारा ये था कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड हल्का हल्का प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनको हमने टिनी मैग्नेट्स कह दिया। अब उन्हीं टिनी मैग्नेट्स में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं। जब एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या होता है, साउथ नॉर्थ 2 तरह की फील्ड लाइंस आपस में निकल रही होती हैं। तो क्या होगा कि कुछ न्यूक्लियस जो है तो वो नॉर्थ साइड में अलाइन हो जाएंगी। समझिएगा बात को, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो जो आपकी जो न्यूक्लियस हैं वो कुछ जो है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगी, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट अलाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए कि कुछ नॉर्थ वाले ये नॉर्थ साइड अलाइन कर गए हैं और कुछ अपोज कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्थ ऊपर है और ये साउथ वाले ऊपर आ गए हैं। तो मतलब क्या है, कुछ जो है तो जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए, तो वो क्या होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी, उन न्यूक्लियस की जो एनर्जी होगी, समझिए बात को, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए, अब वो अलाइन हो चुके हैं। अब जो उनकी एनर्जी होगी वो स्टेबिलिटी की ओर होगी, मतलब वो न्यूक्लियाइज और स्टेबल हो गए होंगे। कंपेयर में किसकी तुलना में, वो न्यूक्लियाइज जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में है ना, जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में, मतलब कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे भी है ना, ये वाले न्यूक्लियाइज जो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ उसके अपोजिट में अलाइन करा है। तो उसके कंपेयर में जो सही से अलाइन करा है वो उसकी एनर्जी कम होगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी जो स्टेट है ये हमने मान ली कि न्यूट्रल स्टेट है, दोनों न्यूक्लियाइज आपस में बराबर एनर्जी है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा, नॉर्मल है, ये अपना स्पिन कर रहा है, ये अपना स्पिन कर रहा है। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन कर जाएगा उस न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएगी। और जो न्यूक्लियस जो अलाइन नहीं करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। कंपेयर में, किसके कंपेयर में, अपनी पहले वाली एनर्जीज के कंपेयर में। जितनी एनर्जी स्टेट में पहले थे उससे
हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा वह न्यूक्लियाई जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, और जो न्यूक्लियाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करेगा वो उसकी जो एनर्जी होगी उसकी पहले वाली एनर्जी से कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एनर्जी, और वो जो एनर्जी है आपकी न्यूक्लियाइज की वो आपकी माइनस न्यू जो मैंने आपको पहले बताया था मैग्नेटिक मोमेंट और इनटू बी नॉट। ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई और आपने कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है। ठीक है, मतलब जो एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होगी न्यू, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई ई प्रोपोर्शनल बी नॉट, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई करा, एंड कंपाइलिंग बोथ द इक्वेशन, ये बी बेसिकली ये इक्वल्स टू जो एक्सप्रेशन आता है क्वांटम से आता है, ये स्टेबलाइजेशन की एनर्जी है, ये आपको एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो जो आपका फाइनल है, क्योंकि न्यू क्या है गामा इनटू आई, तो जो इक्वल्स टू आएगा माइनस गामा आई बी नॉट, ये आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है। इम्पोर्टेंट है, इसे मतलब आगे काम आएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा हमने कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर करा? हाँ, तो देखिए हमने ये कर लिया कि एनर्जी जो है तो एक की बढ़ जाएगी एक की कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि एक का स्पिन प्लस हाफ है, एक का स्पिन माइनस हाफ है, कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक हमने ये एक कन्वेंशन बाय कन्वेंशन सेट करा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम देखते हैं एक का स्पिन प्लस हाफ होता है, एक का स्पिन माइनस हाफ होता है। तो ये आपका एक प्लस हाफ की एनर्जी है, एक माइनस हाफ की एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी आपकी एच बी नॉट आती है। ठीक है, एक बात और, जो ये आपके प्लस हाफ माइनस हाफ, किसी में 1, किसी में 3/2, किसी में 5/2, ये जो न्यूक्लियर के जो स्पिन होते हैं ये भी क्वांटम से डिराइव होके आते हैं। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना है, इतना अपने काम का ये नहीं है। हमारे काम का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आप फोकस रहो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि स्पिन जो एनर्जी होगी वो स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पर अगर जीरो एनर्जी है तो ये कुछ एनर्जी से स्टेबल होगा, ये कुछ एनर्जी से अनस्टेबल होगा। तो ये हमने बेसिकली क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर दो स्टेट बन जाएंगी, दो एनर्जी की स्टेट बन रही हैं। एक स्टेट को हम नाम देंगे अल्फ़ा, एक स्टेट को नाम हमने दिया है बीटा। ठीक है, अब इसे भी हम एक अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स को, टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2i+1। कितनी स्पिन स्टेट्स, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कितनी स्टेट्स में उसकी एनर्जी स्प्लिट होगी, है ना, बेसिकली उसकी एनर्जी कितनी स्प्लिट होगी, तो वो आपका इस फॉर्मूले से निकलता है। जैसे हमारा जो हमने अभी स्टडी किया उसका i=1/2 था, तो 2 × 1/2 + 1 मतलब 2, तो हमारी दो एनर्जी दो स्टेट्स में स्प्लिट हुई, अल्फ़ा और बीटा, है ना। ऐसे ही अगर आप मान लो आई की वैल्यू, अगर आप 2 वाला कोई भी, 2 तो नहीं है, 3/2 अगर किसी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम 3/2 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कितनी स्टेट्स में स्प्लिट होगी, तो वो फॉर्मूला है 2i+1, 2 × 3/2 + 1 = 4, 4 स्टेट्स में। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे अल्फ़ा डैश। ठीक है, तो ये होगी बीटा, ये होगी बीटा डैश। इस तरह की आपकी एनर्जी स्टेट्स स्प्लिट होंगी।
ये डिपेंड करता है उसके आई पर, आई मतलब न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर। और ये फॉर्मूला स्पिन स्टेट्स का है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कितनी स्टेट्स में स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये होती है स्पिन स्टेट्स। तो आज के लिए चलिए इतना काफ़ी है, और आगे हम कंटिन्यू कर